हैं। यहाँ पर इंफॉर्मेशन ऐसी भी है कि इन लोगों के अलावा केपी से भी लोग हैं और दे आर मिलिटेंट्स। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं अपने तमाम पाकिस्तानी बहन भाइयों से यही सवाल करता हूँ कि क्या हम पुख्तून दहशतगर्द हैं। बदकिस्मती की वजह से एक तो कल से ये एक सिलसिला जारी है और इसमें बहुत एक्टिव अंदाज से मुस्लिम लीग नून के जो लोग हैं वो उसमें हिस्सा ले रहे हैं। कल एक कोई बेनाम सा शख्स था जिसके ट्वीट्स अक्सर मरियम नवाज बहुत ज़्यादा रीट्वीट करती हैं। कल उन्होंने पुख्तूनों के हवाले से इस किस्म के नस्ली तासुब फैलाने की कोशिश की। आज पंजाब के निगरान वज़ीर इत्तलात आमिर मीर ने पुख्तूनों के हवाले से एक काबिल मज़म्मत, काबिल अफसोस किस्म का बयान दिया और ये कहा कि यहाँ पे खैबर पुख्तूनख्वा से आने वाले कुछ मिलिटेंट्स, इसका मकसद क्या है? आप पुख्तूनों को दहशतगर्द जाहिर करना चाहते हैं। पुख्तून तो वही लोग हैं जो आपसे ज़्यादा पाकिस्तान से मोहब्बत करने वाले लोग हैं। हम वही लोग हैं कि जब नमाज भी पढ़ते हैं तो सबसे पहले दुआ पाकिस्तान के लिए करते हैं। पाकिस्तान को जहां आप लोगों ने पहुंचा दिया और आप लोगों ने पूरी कौम को तबाह कर दिया, अब उसी हालत से पाकिस्तान को निकालने के लिए हम अल्लाह ताला की मिन्नत समाजत करते हैं। हम तो वही लोग हैं। हम तो वही लोग हैं कि हमने पिछले 20-22 साल से हज़ारों के तादाद में जानों की कुर्बानियाँ दी हैं। हमने अपने फोर्सेस के साथ मिलकर पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी के खिलाफ जंग लड़ी है, लेकिन आज पंजाब के निगरान वज़ीर इत्तलात हमें दहशतगर्द कह रहे हैं। इस पे यकीनी तौर पे पुख्तून जहाँ भी हैं उनके दिलों को बहुत ज़्यादा दुख पहुँचा है, बहुत ज़्यादा दर्द पहुँचा है और हम ये डिमांड करते हैं कि इस निगरान वज़ीर इत्तलात जो जिसका काम सियासी इश्यूज़ के हवाले से वो बात भी आईनी और कानूनी तौर पे नहीं कर सकते, किस हैसियत से उन्होंने एक कौम को टारगेट किया? किस हैसियत से? एक तो इनको फौरी तौर पे बरतरफ करें। हम तमाम पुख्तून ये मुतालबा करते हैं कि इस आमिर मीर को फौरी तौर पे बरतरफ कर दिया जाए। जिन लोगों ने नस्ली तासुब फैलाने की कोशिश की है उनके खिलाफ फौरी तौर पे कार्रवाई की जाए। उसमें कुछ सहाफ़ी भी शामिल हैं, उन सहाफ़ियों के खिलाफ भी फौरी तौर पे कार्रवाई की जाए। साथ साथ हम ये वाज़ेह करना चाहते हैं कि हम पाकिस्तानी हैं। हम सबसे पहले मुसलमान हैं, उसके बाद फिर हम पाकिस्तानी हैं। हमने कभी ये नहीं सोचा कि हम पुख्तून हैं, ये पंजाबी है, ये बलूची है, ये सिंधी है, ये कोई और है। हम हमेशा से जब भी सोचते हैं तो हम पाकिस्तान का सोचते हैं, क्योंकि पाकिस्तान हमारा है। पाकिस्तान बनाने में हमारे बड़ों ने जानों की कुर्बानियाँ दी हैं और ये इस मकसद के लिए नहीं दी कि आज सिर्फ बुग़्ज़ इमरान में इमरान खान से नफ़रत की वजह से आप लोग एक पूरे कौम के पीछे पड़ गए हैं। और मैं तो उन लोगों को हैरान हूँ कि जो अपने आप को सहाफ़ी कहते हैं और वो इस किस्म की गुफ्तगू करते हैं और जिन लोगों का वो हवाला देते हैं उनको भी हम अच्छी तरह जानते हैं। जिस बंदे का उन्होंने हवाला दिया सवाल से ताल्लुक़ रखने वाली एक इकबाल, मोहम्मद इकबाल है या इकबाल ख़ान है, क्या नाम है उनका जो हवाला दिया वो बेसिकली मौलाना सूफ़ी मोहम्मद के साथ उस वक्त उनकी तहरीक में रहे थे। चूँकि तहरीक नवाज़ शरीयत मोहम्मदी का बैकग्राउंड पाकिस्तान में शायद जो अभी नौजवान नस्ल है इनको इस हवाले से इल्म नहीं होगा। ये तहरीक 1986 में बेसिकली उसका आगाज़ हुआ था और उस वक्त के जो वज़ीर आला खैबर पुख्तूनख्वा थे उस वक्त ये सूबा सरहद इसका नाम था और उस वज़ीर आला ने इस तहरीक को इब्तदाई तौर पे इस मकसद के लिए शुरू किया कि दीर में जमात इस्लामी बहुत एक मजबूत ताकत थी, उसके पॉलिटिकल ताकत को ख़त्म करने के लिए उन्होंने इस किस्म का एक तहरीक शुरू कर दिया और उसका बुनियाद ये था कि मलाकन डिवीज़न में शरई कवानीन को नाफिज किया जाए, क्योंकि उसी वक्त जो मलाकन डिवीज़न के मुख्तलिफ अदला के एक स्टेटस था, जिस तरह के अभी जो साबका कबाइली इलाके हैं जिस तरह के खैबर पुख्तूनख्वा के साथ शामिल हुई और ये पहले वहाँ पे FCR का कानून था, तो सेम वही कानून मलाकन डिवीज़न के अंदर भी था। उस वक्त जब वो कानून ख़त्म हुआ तो उसके बाद मलाकन के अवाम ने ये मुतालबा कर दिया कि यहाँ पे शरीयत नाफिज किया जाए,
جو دوسرے قوانین ہیں ان کے بجائے ہمارے لیے یہاں پہ شریعت نافذ کیا جائے، اور اس کے لیے تحریک نفاذ شریعت محمدی کے نام سے ایک تحریک شروع کر دیا۔ مولانا صوفی محمد ابتدائی طور پہ اس تحریک کے سربراہ بن گئے، اور اس تحریک میں تمام پولیٹیکل جماعتیں جتنے بھی وہاں پہ تھے، جس میں پیپلز پارٹی، ANP، مسلم لیگ، جماعت اسلامی، JUI وغیرہ جتنے بھی تھے، ان تمام کے لوگ اس تحریک کا حصہ بن گئے، اور انہوں نے ملاکنڈ کے اندر یہی ڈیمانڈ کر دیا کہ یہاں پہ شرعی قوانین کو نافذ کیا جائے۔ پھر اس کے بعد میرے خیال میں یہ غالباً 90 کے الیکشنز تھے کہ جب انتخابات کا اعلان کیا گیا، تو وہاں پہ مولانا صوفی محمد نے جمہوریت کو کفر کا نظام قرار دے کر اس سے بائیکاٹ کا اعلان کر دیا، جس پر جماعت اسلامی اور مولانا صوفی محمد کے درمیان اختلافات شروع ہو گئی۔ حالانکہ مولانا صوفی محمد کا تعلق بھی جماعت اسلامی سے تھا، وہ جماعت اسلامی کے رکن رہے تھے، لیکن جب ان کو اس تحریک کا سربراہ مقرر کر دیا اور جماعت اسلامی نے ان کے اس فیصلے کی مخالفت کی، تو وہاں پہ ان کے بیچ میں دوریاں پیدا ہو گئی اور یہ ایک دوسرے سے جدا ہو گئی۔ اس کے بعد وہاں پہ جو ANP اور پیپلز پارٹی، مسلم لیگ کے مقامی جو لیڈرز تھے، وہ سارے کے سارے مولانا صوفی محمد کے ساتھ شامل رہے اور ان کی تحریک جاری رہی۔ اسی طرح یہ تحریک چلتی رہی، اور یہ تقریباً کافی عرصے تک چلتی رہی، اور اس کے بعد اس وقت حکومت نے یہ اعلان کر دیا کہ ہم ملاکنڈ ڈویژن کے اندر شرعی ریگولیشن کے تحت وہاں پر قاضی عدالتیں قائم کریں گے، اور وہاں پہ ان لوگوں کو شریعت دی جائے گی، اور وہ لوگ اپنے فیصلے اس کے مطابق کریں۔ وہ سلسلہ چلتا رہا۔ اس کے بعد یہ تقریباً 2008 تک یہ سلسلہ چلتا رہا، اور وہاں پہ جو عدالتیں قائم کی گئی تھی اس سے مولانا صوفی محمد مطمئن نہیں تھے۔ پھر 2001 میں جب امریکہ نے افغانستان پہ حملہ کیا، تو اس وقت مولانا صوفی محمد نے اعلان کر دیا کہ ہم لوگ افغانستان جائیں گے اور وہاں پہ طالبان کی مدد کریں گے۔ اس وقت پرویز مشرف کی حکومت تھی، اور خیبر پختونخوا میں اس وقت ان کے افتخار حسین شاہ، لیفٹیننٹ جنرل افتخار حسین شاہ ان کے گورنر تھے، جو پرویز مشرف کے بہت زیادہ قریبی ساتھی سمجھا جاتا تھا۔ مجھے یاد ہے کہ اس وقت دیر میں ڈاکٹر محمد یعقوب مرحوم ڈسٹرکٹ ناظم تھے، اور گورنر نے ان کو فون کر دیا، ان سے بات ہو گئی۔ گورنر کا پہلے یہ کہنا تھا کہ ان کو ہر صورت میں روکنا چاہیے، لیکن چونکہ پوری ملاکنڈ ڈویژن سے ہزاروں کی تعداد میں لوگ نکل آئے تھے مولانا صوفی محمد کے ساتھ، اور اسی وجہ سے پھر اس بات پہ مشاورت ہو گئی کہ ان کو اجازت دی جائے۔ یہ گورنر کی مرضی سے ان کو اجازت دی گئی، اور یہ لوگ باجوڑ کے راستے سے افغانستان میں داخل ہو گئی۔ افغانستان میں پہنچنے کے بعد چونکہ طالبان کی وہاں پہ حکومت ختم ہو گئی تھی، B-52 طیارے آ رہے تھے، کارپیٹڈ بمباری ہو رہی تھی، ایک بہت بری صورتحال تھی، اور اسی وجہ سے جب یہ لوگ وہاں پہ پہنچ گئے تو زیادہ تر لوگوں کو شمالی اتحاد کے لوگوں نے وہاں پہ ان کو نشانہ بنا دیا، اور ملاکنڈ ڈویژن کے بہت زیادہ لوگ اس میں جان بحق ہو گئے۔ جو لوگ ان میں سے باقی بچ گئے وہ مختلف راستوں سے ہوتے ہوئے پاکستان کے اندر داخل ہو گئے۔ اس میں مولانا صوفی محمد اور یہ اقبال سمیت اور بھی کافی سارے بہت بڑی تعداد میں لوگ شامل تھے۔ ان سارے لوگوں کو گرفتار کر لیا گیا اور ان کو مختلف جیلوں میں بھیج دیا گیا۔ اس کے بعد پھر یہ تقریباً کافی عرصے تک یہ جیلوں میں رہے، مولانا صوفی محمد بھی جیل میں رہے۔ لیکن ملاکنڈ ڈویژن کے اندر جب یہ مولانا فضل اللہ جو بیسیکلی داماد تھے مولانا صوفی محمد کے، انہوں نے وہاں پہ یہ ملیٹنسی کا سلسلہ شروع کر دیا، تو پھر حکومت نے ان کا توڑ نکالنے کے لیے مولانا صوفی محمد سے مذاکرات کا سلسلہ شروع کیا، ان کو جیل سے بھی نکالا، ان کو رہا بھی کر دیا، اور ساتھ ان کے لوگوں کے ساتھ مل کر ملاکنڈ ڈویژن کے اندر ایک بار پھر شرعی نظام عدل کے تحت وہاں پہ اسی طرح کے قاضی کی عدالتوں کو بنا دیا جس طرح کے مولانا صوفی محمد چاہتے تھے۔ مجھے یاد ہے اس وقت میں ایکسپریس نیوز میں تھا کہ میں بھی مولانا صوفی محمد کی اس قافلے کے ساتھ جو صوبائی حکومت اور مرکزی حکومت کے مشورے سے ملاکنڈ ڈویژن میں داخل ہوا، اور بہت بڑی تعداد میں انہوں نے وہاں پہ ایک قسم کا لانگ مارچ کیا تاکہ وہاں پہ ملاکنڈ ڈویژن کے اندر جو مولانا فضل اللہ تھے جو تحریک طالبان کے کالعدم تحریک طالبان کی پھر سربراہ بھی بن گئی، ان کی ایک قسم کی جو پاور تھی اس کو ختم کرنے کے لیے مولانا صوفی محمد وہاں پہ گئے، چونکہ یہ ان کا داماد بھی تھا، یہ ان کے سامنے بھی نہیں آ سکتا تھا، اور اسی وجہ سے ان کی جو ایکٹیویٹیز تھی وہ کافی حد تک ختم ہو گئی۔ لیکن پھر ایک بار پھر
मौलाना फजलुल्लाह के लोगों ने वहाँ पे अटैक शुरू कर दी। उसके बावजूद कि सूफी मोहम्मद ने उनको ये गारंटी दी कि यहाँ पे किसी किस्म की तशद्दुद नहीं होगी, लेकिन उसके बावजूद कुछ अरसे के बाद वहाँ पे एक मैदान का जो इलाका है वहाँ पे उन्होंने सिक्योरिटी फोर्सेस पे अटैक किया, सवात में किया, और उसके बाद फिर मलाकन डिवीजन के अंदर बाकायदा ऑपरेशन लॉन्च कर दिया गया और मौलाना सूफी मोहम्मद को एक बार फिर गिरफ्तार करके उनकी तंजीम को कालादम करार दिया। तो ये इसका एक पूरा बैकग्राउंड है। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उस वक्त मौलाना सूफी मोहम्मद के साथ जब तक उनकी जो तंजीम थी उसको बैन नहीं किया गया था, उस वक्त मलाकन डिवीज़न तकरीबन 50% आप कह सकते हैं कि मलाकन डिवीज़न के अवाम उनके जलसे जुलूसों में आते थे और एक बहुत बड़ी तादाद में वो जलसे करते थे। और इसी तरह मलाकन डिवीज़न के अवाम का जो मुतालबा था कि वहाँ पर शरीयत को नाफिज करे, तो ये बेसिकली मौलाना सूफी मोहम्मद उस तंजीम को और उस तहरीक को लीड कर रहे थे। अगर आप परफ करी उनके साथियों को दहशतगर्द करार देते हैं तो फिर 50% से ज्यादा जो मलाकन डिवीजन के अवाम है वो उसके नीचे आएंगे। इसी तरह ANP, पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून, क्योंकि जमात इस्लामी तो निकल गई थी वहां पे, बाकी जो जमातें हैं जो उनके साथ आखिरी हद तक रही, फिर तो उनकी जो मुकामी जितनी भी क़ियादत है वो भी फिर उसी दहशतगर्दी के नीचे आ सकते हैं, फिर तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। इसी वजह से इनके बीच में एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। एक तो जो दहशतगर्द तंजीम है TTP, एक दूसरा है जो कालादम तंजीम है TNSM, तहरीक नफाज़ शरीयत मोहम्मदी। इनके बीच में यही एक बुनियादी फर्क है कि वहां पे जो मौलाना सूफी मोहम्मद ने जितने अरसे तक तहरीक चलाया, सिवाय सवात के अंदर एक वाकया हुआ था, उसके अलावा इस पूरे 88 या 87 से लेकर 2001 तक मलाकन डिवीजन के अंदर कोई दूसरा वाकया बदअमनी का पेश नहीं आया कि वहाँ पे कोई क्लेशेस हो या कुछ और हो। पुरअमन तरीके से उन्होंने अपने तहरीक चलाई थी, लेकिन फिर जब ये अफगानिस्तान गए, वहाँ से वापस आ गए, तो वहाँ ये मामलात ख़राब हो गई, क्योंकि डेफिनेटली जब इतनी बड़ी तादाद में लोग जाते हैं तो अमेरिका का प्रेशर तो था, तो उसके वजह से फिर मुशर्रफ ने इनके खिलाफ ये कार्रवाई कर दी। इसी वजह से इन दोनों के बीच में आपको ये फर्क रखना पड़ेगा कि ये तो एक कालादम तंजीम है, लेकिन ये किस तरह कालादम हुआ उसका बैकग्राउंड में मैंने आप लोगों को बता दिया। और आमिर मीर आज उसी बेस पे हमारी पुख्तूनों को मिलिटेंट्स कह रहे हैं। तो ये अभी आप लोग बड़े आसानी के साथ ये फैसला कर सकते हैं। जो बैकग्राउंड मैंने आप लोगों को बता दिया कि TTP एक दहशतगर्द तंजीम है जो यहाँ पे बम धमाके करते थे, बेगुनाह लोगों को निशाना बनाते थे, हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस पे अटैक्स करते थे। TNSM एक दूसरा तंजीम था और उनका जो बेसिक जो एक एजेंडा था वो मलाकन डिवीजन के अंदर शरई कवानीन का निपास था। और इसी पाकिस्तानी हुकूमत ने उनके साथ 2 मरतबा वो एक किस्म की मुआहिदी की और वहाँ पे उन्होंने काजी अदालतों को कायम करके वहाँ पे एक शरई निज़ाम अदल रेगुलेशन नाफिज किया और उसके तहत वहाँ पे उनको बताया गया कि यहाँ पे हमने शरई कवानीन नाफिज कर दिए हैं। तो ये 2 मुख्तलिफ चीज़ें हैं। इकबाल का जो ताल्लुक वो बताते हैं वो मौलाना सूफी मोहम्मद के साथ बताते हैं और मौलाना सूफी मोहम्मद का यही बैकग्राउंड था। तो एक तो आमिर मीर के खिलाफ पूरी तौर पे कार्रवाई होनी चाहिए, उनको पूरी तौर पे अपने ओहदे से बरतरफ करे और साथ उनके खिलाफ कार्रवाई भी करे और आमिर मीर पुख्तून कौम से माफी भी मांगे। जिन सहाफियों ने इस चीज के अंदर अपना हिस्सा डाला है और जिस बंदे को उन्होंने कोट किया है, थोड़ा सा उसका बैकग्राउंड देख ले, उसके बाद फिर आप बात करें। देखिए, हम भी इसी रीजन के अंदर हमने भी कई सालों तक सहाफत की है। सवात के अंदर ये सारी चीज़ें हम कवर कर चुके हैं। मेरा अपना ताल्लुक खुद ही दीर से है, मलाकन डिवीजन से है, तो इन सारी चीज़ों का हमें इल्म है। हम ग्राउंड पे रहे हैं। उसी वक्त मैं सहाफत करता था, मैं डेली मशरिक में था, मैं रिपोर्टिंग करता था। इसी वजह से इसका पूरा बैकग्राउंड जो है उसका हमें आइडिया है कि बेसिकली इसका बुनियाद क्या है। तो जिन सहाफियों ने ये काबिल मज़म्मत किस्म की अपनी वीलॉग्स की हैं और पुख्तूनों पे इस किस्म के इल्ज़ामात लगाकर एक नस्ली तअस्सुब पिलाने की कोशिश की है, हम उनकी भी भरपूर मज़म्मत करते हैं और साथ हम ये मुतालबा करते हैं कि वो सहाफी भी पूरी तौर पे पुख्तून कौम से माफ़ी मांगे। थैंक यू वेरी मच। ISTV पाकिस्तान को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं मज़ीद वीडियो और अपडेट्स के लिए।